15 साल भाजपा ने राज किया और 10 साल यूपीए ने। 15 साल एनडीए ने, 10 साल यूपीए ने। तो क्या इन दो चीजों के बारे में सोचा कि हर एक इंसान को हवा चाहिए जिससे वो सांस ले सके? आप दिल्ली की हालत देखो, पिछले 11 साल प्रदूषण बढ़ती जा रही है। इनकी कोई नीति रही? जीरो। पानी इंदौर में देखो क्या हुआ है, मतलब कि ऑफिशियल रिस्पांस केवल घंटा है और कोई रिस्पांस ही नहीं है। और वहां कहते हैं कि 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 310 लोग तो अस्पताल में हैं। अब ऑफिशियल आंकड़े तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन अखबारें कहती हैं। अरावली को खत्म करना चाहते हैं, जहां स्वच्छ पानी दिल्ली का अरावली से आता है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और माइनिंग को बढ़ोतरी दे रहे हैं। और इनका आज कभी प्रधानमंत्री से पिछले 5 सालों में आप हर नल में जल का कुछ सोचा, कोई सुना? कोई बड़ी भारी स्कीम इन्होंने चलाई थी, हर नल में जल। तो ना नल रहे ना जल रहा, और वैसे भी देश भी जल रहा। मणिपुर जला, और जहां भी देखो हत्याएं हो रही हैं। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी गिरजाघर जाकर, चर्च जाकर मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी तरफ बजरंग दल के लोग, वीएचपी लोग हिंसा करते हैं उन्हीं लोगों को। ये किस किस्म का भारत बना रहे हो आप? तो ये दो चीजें हर इंसान को चाहिए। दो और चीजें जो बहुत जरूरी हैं, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन पे भी कोई ध्यान नहीं हुआ पिछले 15 सालों में, पिछले 11 सालों में। 2014 के बाद कोई नई नीति नहीं लाई गई जो जमीन पे इंप्लीमेंट हो, कुछ नहीं। ये 4 चीजें हर एक इंसान को के लिए बहुत जरूरी हैं। और क्या मुद्दे हैं इस देश में जो चल रहे हैं कि वोट में बदलाव लाओ, वो सूची है उसमें स्वच्छता लाओ, ये चल रहा है। और ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑपोजिशन के खिलाफ है। अभी एक राजनीतिक दल का नेता वेस्ट बंगाल का कई लोग लेकर, और चुने हुए लोग जिन्होंने लोगों को चुना है, लोगों ने उनको चुना है, अभी गए इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन उनको उंगली उठा के बात करता है। उन्होंने कहा कि भाई देखा, आप उंगली उठा के बात नहीं कीजिए, हम चुने हुए लोग हैं, आप तो नॉमिनेटेड हैं। ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना पक्षपात कर रहा है कि जैसे ही कोई ऑपोजिशन डिमांड करती है, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ही उसके खिलाफ है। कि ऐसे कभी लोकतंत्र चल सकता है? मुझे याद है, मैं इतिहास के ज्यादा पीछे जाना नहीं चाहता, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति आज की बताना चाहता हूं कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो पहला काम पंडित नेहरू ने किया कि जमींदारी खत्म कर दी, जमींदार को खत्म कर दिया। और जो जोतते थे फसल को, उन्हीं को हक दे दिए, उनको जमीन मिल गई। तो जमींदारी एबॉलिश की, आम आदमी को जो जोतते थे फसल को, उनको हक दिए। इन्होंने उद्योगपति को जमींदार बना दिया। आज के दिन कौन बड़े जमींदार हैं? उद्योगपति। हर चीज तो उनको मिल रही है। तो देखो कितना बदलाव आया है हमारे देश में, कितना बदलाव आया है कि आम आदमी के बजाय बड़े बड़े लोगों को सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो अपने एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, मिल रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, और ये बात स्पष्टता से हमें कहनी चाहिए कि इन 11 सालों में इस देश में कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं हुई किसी भी क्षेत्र में। अब जीएसटी को देख लीजिए, जीएसटी में कितने सालों के बाद बदलाव आया?
अब इन्होंने रेट कर दिए 18% और 5%, पहले कई मल्टीपल रेट थे। और अरविंद सुब्रमण्यन इनको कहते रहे कि बाप ये मत कीजिए, अरुण जेटली को कहते रहे, उन्होंने नहीं माना, और कांग्रेस पार्टी भी कहती रही। और आज जीएसटी उन्होंने अभी इसी साल चेंज किया है। तो हर चीज इनको प्रोपेगेंडा के तौर पे ये करते हैं, और फिर कहते हैं बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हमने देखो ये गिफ्ट दिया है, जीएसटी का गिफ्ट दिया है देश को। उसे हुआ क्या है कि जो उनकी जो अब पैसा आता है जीएसटी के द्वारा सालाना, वो कमती हो गया। 2 लाख करोड़ पहले आता था, 1,70,000 करोड़ रह गया, और प्रदेशों के पास पैसा नहीं है। और इन्होंने गांधी जी के साथ क्या किया? एक तरीके से मनरेगा में गांधी का नाम हटाना एक किस्म की गांधी की हत्या है। मैं जब पार्लियामेंट में कुछ सालों पहले मैंने भाषण दिया था कि कोई भी भाजपा से उठ के ये कह दे कि सबसे बड़ा आतंकवादी गोडसे है, किसी की हिम्मत नहीं हुई, और इसीलिए आरएसएस को बैन किया गया, वही सरदार पटेल ने। और 2 साल जब बैन हुआ तो इन्होंने चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को, और हम वादा करते हैं कि आइंदा हम राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हम केवल सामाजिक काम करेंगे। तो उनका सामाजिक काम आप देख लो, हर यूनिवर्सिटी में घुसे हुए हैं, हर इंस्टीट्यूशन में घुसे हुए हैं, गवर्नरशिप में घुसे हुए हैं। कोई संस्था हो तो पहला ये होता है कि भाई ये आरएसएस के प्रति है या नहीं, उनका आदमी है या नहीं, कहां वो आरएसएस और कहां आज की आरएसएस। और विदेश नीति में देख लो, हम आज आइसोलेटेड हैं। हमारी कितनी इज्जत होती थी, पंडित नेहरू जहां भी जाते थे इतनी इज्जत होती थी उनकी, एक विश्व के वो वाकई में विश्व गुरु थे। अब अपने आप को आप विश्व गुरु कह दो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्व गुरु बन जाते हो, दूसरे लोगों को यह पहचानना चाहिए कि वाकई में आप विश्व गुरु हो। उस समय पहचानते थे पंडित नेहरू को, आज हम अपने घर में ही ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, कोई बात आपकी मानता नहीं है। और जिस किस्म की आप विदेश नीति करते हो उसका नतीजा हम देख रहे हैं। 50% टैरिफ लग गए, और 50% टैरिफ लगे तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो लगभग उसमें बढ़ोतरी आ गई है, कमती हो गए हैं एक्सपोर्ट हमारे 30-40%। तो वहां भी आमदनी कम हो गई। और कौन पीड़ित लोग हैं? वही जो टेक्सटाइल बनाते हैं, लेदर गुड्स बनाते हैं, जेम एंड ज्वेलरी बेचते हैं, फिशरीज, उनकी आमदनी कम हो गई और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि भाई अगस्त तक हम ट्रेड पैक कर लेंगे, एफटीए कर लेंगे अमेरिका के साथ, वो आज तक नहीं हुआ। और यहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ क्या कि किसी विश्व में किसी देश ने भी पाकिस्तान की निंदा नहीं की। ये अच्छी बात है कि हमारे सेनानियों ने उनको कड़ा जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है, हम उसकी मुबारकबाद करते हैं। लेकिन विश्व में किसी देश ने भी हमारा साथ नहीं दिया। क्यों? हमारी पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट, क्या हुआ उस पॉलिसी का? कौन सा पड़ोसी है जो हमारे साथ आज खड़ा है? कहीं भी देख लो आप, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, कौन खड़ा है आपके साथ? कोई नहीं खड़ा। आप आइसोलेटेड हो। तो नेबरहुड में आइसोलेटेड हो, विश्व में आइसोलेटेड हो, और कोई आपका मतलब कि दोस्त ना रहा। प्यार की तो बात छोड़ दीजिए, दोस्त ना रहा। अब की बार तो ट्रंप सरकार की बात नहीं होती, मतलब कि वो डोनाल्ड ट्रंप आसिम मनीर को खाना खिलाते हैं, उनको बुलाकर। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए,
मुश्किल क्या है इस सरकार की? मुश्किल आपको बता दूं 2-4 मिनट में। मुश्किल क्या है? ये किसी से बातचीत करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि ये समझते हैं कि इनकी बहुमत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप पिछले 11 साल का कार्यकाल देख लीजिए। बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसी वक्त पास हो जाता है। 370 हटाने का 11 बजे बिल इंट्रोड्यूस हुआ, हमें मालूम ही नहीं था, पारित कर दिया उसी समय डिबेट करा के। पहले कभी इतिहास में हुआ 1952 के बाद, 1950 के बाद कभी ऐसा हुआ है? ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट बिल कमिटीज को नहीं जाते, तुरंत पारित कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि कौन हमें रोक सकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि कोई खड़े होने वाला नहीं है।